इलेक्ट्रिकल प्लान्स एंड वायरिंग लेआउट है। टॉपिक तो हमारा ये है मेजर इलेक्ट्रिकल प्लान्स है। और नेक्स्ट, अब इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल प्लान्स क्या चीज़ है। यानी डिस्प्ले ऑल सर्किट्स एंड सिस्टम्स यूज बाय इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है, तो सबसे पहला काम ये होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर का कि वो एक मैप बनाता है उस घर का, आर्किटेक्ट से लेकर। और जो जो इंजीनियर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप कह लें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है बेसिक सा एक लेआउट बना के देता है। सारी डिटेल उसमें साइड इंजीनियर डालता है। तो उसमें सारे मैप्स के लिविंग एरिया, किचन, जिसमें सारे किचन आ जाता है, वॉशरूम आ जाता है, आपका बेडरूम आ गया, आपका ड्राइंग रूम आ गया, इन सब का एक लेआउट और वो बनाता है कस्टमर डिमांड के हिसाब से। फिर कॉस्ट और बजट को भी आपने देखना होता है। तो उसको हम यूज़ करते हैं फ्लोर प्लान और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसी के बाद आपने डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रिकल प्लान्स भी आपने बनाना होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का ही बनाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के फेजेस ना 3 होते हैं। कि टेम्प्रेरी फेज़ है, टेम्प्रेरी फेज़ स्टार्टिंग फेज़ है, जिसके अंदर जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको सप्लाई चाहिए टेम्प्रेरी, जो कि आप पोल से मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको मीटर बेस भी लगानी होती है। तो वहाँ से आप वक्ती तौर पे आप अपना काम चलाने के लिए एक रफ सी जो है वो टेम्प्रेरी, परमानेंट नहीं होती, वो टेम्प्रेरी आप सप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रफ इन इलेक्ट्रिकल। अब सेकंड फेज के अंदर जब आपका घर, जो भी प्रोजेक्ट है, उसकी वॉल्स और उसकी छत बन जाती है, उसमें कंसील्ड बॉक्सेस लग जाते हैं, तो उसमें आपको वायर्स जो हैं वो रन करने होते हैं। वायरिंग जब आप रन करते हैं, उसमें हॉट वायर होगा, कोल्ड वायर होगा और अर्थिंग का वायर होगा, प्रॉपर अर्थिंग का वायर होगा। उन सब वायर्स को आपने मतलब उनका जो ओपन कनेक्शन है उसको आपने प्लास्टिक या टेप करके, प्लास्टिक के नट लगा के आप उसको छोड़ देते हैं। इसलिए कि इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्टर है वो आके चेक करता है, वो स्टैंडर्ड्स को देखता है आपने फॉलो किया है नहीं किया, जो एनईसी ने आपको दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एक कमीशन है इंटरनेशनली, और वो इसके स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को आके वो चेक करना होता है। जब वो चेक करता है, ओके करेगा, तब उसके बाद आप फाइनल फेज की तरफ जाएंगे। फाइनल फेज है फिनिश इलेक्ट्रिकल फेज, जिसमें आपने रेडी टू यूज़ होता है, यानी तमाम फिक्चर्स वगैरह लग चुके होते हैं और सिर्फ आपने जो है वो बॉक्सेस लगा के, स्विच बॉक्सेस, आउटलेट्स लगे होते हैं, उनमें वायर्स पड़े होते हैं, बस स्विचेस लगाए, कनेक्शन लगाए और रेडी टू यूज़। पाकिस्तान में जो बड़े प्लाजा हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, मगर लोकल जो हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे हम जितना काम है वो मिस्त्री से ही करवा लेते हैं। तो आपको पता ही है कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता। जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ वो आप खुद देखेंगे कि हमारे घरों में लगी नहीं है वो। इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस, आपको इलेक्ट्रिकल टर्म्स स्टैंडर्ड यानी अल्फ़ाबेट, यानी कोई लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है उसकी अल्फ़ाबेट्स आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्लानिंग आपने करनी है तो उसके सिंबल्स और टर्म्स डेफिनेशन आपको पता होंगी, बेसिक सी, कॉमन सी, तभी आप आगे उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने इसमें डाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता होंगी कि कॉमन टर्म्स में एम्पेयर क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, वॉट क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ब्रेकर भी आपको पता है कि एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी होते हैं, ठीक है। मिनीजर सर्किट ब्रेकर, मिनीजर सर्किट करंट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, आपको पता ही है, ये बेसिक पता होनी चाहिए। सर्किट, अब आपने सर्किट जो है उससे जहन फ़ौरन में जाता है हमें कि कोई सर्किट होगा जिसमें ट्रांसफर लगा होगा, कोई मोटर को ड्राइव कर रहा होगा, एच ब्रिज होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के अंदर जो हाउस की है उसमें सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर सोर्स से एक हॉट वायर, एक लूप बनाया जाए, हॉट वायर चलाया जाए और अप्लाइंसिस को कनेक्शन करके और उनका लूप कंप्लीट किया जाए वापस सोर्स की तरफ, तो दिस इज़ कॉल्ड सर्किट। अब उसमें आपने मल्टीपल अगर जंक्शन बॉक्सेस लगाने हैं, कंसील्ड वायरिंग आपको ज़्यादा चलानी है और स्विच सॉकेट्स आपने मल्टीपल ज़्यादा लगाने हैं, तो आपको अपनी बजट और डिमांड कॉस्ट सब देखना पड़ेगी, कस्टमर की डिमांड देखना होगी, बजट भी देखना होगा, उसके बाद आप ये तय करते हैं। कंडक्टर आपको पता है क्या है। कंडक्टर सिंपल एक वायर जिसके थ्रू आप करंट को अलाउ करते हैं कि फ्लो करे। सोर्स और अप्लाइंसेस का कनेक्शन,
कंडुइट जो है वो एक पाइप है जो कि कंसील्ड जो जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, उनके अंदर वो कनेक्शन, एक जंक्शन बॉक्स से दूसरे जंक्शन बॉक्स में पाइप्स का कनेक्शन होता है, और वो मेटालिक भी हो सकता है और नॉन मेटालिक भी हो सकता है। उसके अंदर आप वायर रन करते हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है क्योंकि वो अंदर सीमेंट के अंदर, नमी के अंदर उसने रेजिस्टेंस प्रूव होना चाहिए, वेट होना चाहिए, सॉरी वेट बोल रहा हूँ मैं, ड्राई होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की आप ये चीज़ लगाते हो तो ज़्यादातर वो पीवीसी पाइप चलते हैं, वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है, ये मेन पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल, जो कि जहाँ से मेन सप्लाई आपकी आती है, और इसमें मीटर का कनेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क, ऑल्दो आपको पता ही है कि वायरिंग, फिक्सचर और इंस्टॉलेशन, तमाम जो काम है ये सब इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर आता है। ये वो टर्म्स हैं जो कॉमन बता दी हैं, इसके अलावा भी और हो सकती हैं, मगर ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं जैसे ये ग्राउंड अर्थिंग फॉर सेफ्टी, जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स का क्या काम है? कंसील्ड वायरिंग जितनी होती है वो जंक्शन बॉक्सेस से थ्रू होती है, और जंक्शन बॉक्स यहाँ पे मल्टीपल जो है वो होल्स के साथ आते हैं, जिनको 2 गैंग, 3 गैंग, 4 गैंग भी कहते हैं, और मल्टीपल आप टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टी आउटलेट्स कहते हैं उन्हें। लाइटिंग आउटलेट्स जो है, ये वो आउटलेट है जिस पर आपने लाइटिंग जो है कंसील्ड है या वॉल माउंटेड है उसके फिक्चर्स लाके आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। मीटर एंड मीटर बेस, एज यूजुअल के मीटर को कहाँ कनेक्ट करना है तो वहाँ मीटर बेस पहले लगाएंगे तभी मीटर लगेगा। आउटलेट जब भी आपको बोला जाएगा तो इसका मतलब है प्लग, आ टिपिकल वॉल प्लग। स्विच लैग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वहाँ से जो वायर, कंडक्टर वायर है, जो उसकी सप्लाई का तार है, वो स्विच से उसकी लेंथ, ठीक है, उसको स्विच लैग कहा जाएगा। टेम्प्रेरी इलेक्ट्रिक सर्विस वो सर्विसेज हैं जो कि ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे, आपको चाहिए, लाजमी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन के अंदर आपको दो बातें बहुत अहम है कि एक तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेड नीड्स है वो आपको पता होनी है, और दूसरा आपको ये जहन में रखना है कि बजट कितना है। उसके हिसाब से आपने, अगर कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि आप जो है लिविंग एरिया में आप 12 लग्जरी लाइट्स लगाएं, अब जाहिर सी बात है जब आप लाइटिंग आउटलेट्स आपको ख़रीदना होंगे, फिर लाइटिंग फिक्सचर आपको लगाना होगा, तो आपका अगर बजट आपको इजाज़त नहीं देता तो आप ब्रांड चेंज करें। आप देखेंगे कोई इकोनॉमिकल कोई ब्रांड मौजूद है, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर 12 की जगह आप वहाँ पे 8 या 10 से काम चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कोड रिक्वायरमेंट्स। ये कोड क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये समझ लें जो कोड्स हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं, ये क्या चीज़ है, किसके लिए बनाया गया है। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हाउस ओनर, यानी आप लोग, यानी आपका घर अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपने रहना है, तो आपकी सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल कोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि कहाँ पर ज़रूरत है GFCI यानी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जो है स्विच सॉकेट्स लगाए जाएं, और कहाँ पर वाटर प्रूफ लगाया जाए। तो ये सारी सेफ्टीज़ आपके लिए रखी जाती हैं, और इलेक्ट्रिकल कोड्स ये वो रिक्वायरमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स है जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने आगे चेक करना होता है। और इसको जो डिज़ाइन करता है वो NEC का इदारा है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, या इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स आपको और जितने कोड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स आपको बताते हैं कि ताकि आप जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से बच जाएं, और कोई शॉक ना लगे अगर आपने किसी वॉशरूम के अंदर आपने एक ऐसा बल्ब या स्विच सॉकेट लगा दिया है जिसके अंदर सेफ्टी नहीं है, तो वो मतलब नमी आने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक होगा। स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है। सारी सेफ्टीज़ जो है ये स्टैंडर्ड NEC डिफ़ाइन करता है, और इसको आपको फॉलो करना होता है। NEC जो है वो हर 3 साल के बाद रिवाइज होता है, और ये कोर्स आपको ये बताते हैं, जैसे NEC की जो डॉक्यूमेंट है, कि आपने जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं वो कितने स्पेसिंग पर रखना है, स्विच सॉकेट्स कितने स्पेस या फासले पर लगाने चाहिए, या कौन सी टाइप का आउटलेट कहाँ पर लगेगा, ये सब आपको NEC बताता है। अब फॉर एग्जांपल आपका ये किचन की एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब आप देखें कि ये जो इन द किचन आउटलेट जो है वो आपस में 48 इंच के फासले पर होंगे, यानी वो आउटलेट जो कि ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बॉक्सेस के अंदर, इनके दरमियान जो 4 फीट का फासला है, जो कि इंच में कन्वर्ट करें तो 48 इंच बनता है।
मगर इसका जो डिस्टेंस है वो 2 फीट है। वॉश बेसिन के कॉर्नर से अगर आप डिस्टेंस को देखें, ये वाला एरिया आप काउंट नहीं करते, तो वॉश बेसिन की दोनों साइड पर आपके 2 फीट के फासले पर आपको आउटलेट चाहिए। और इसी तरह से अगर नेक्स्ट आपने लगाना है तो उसका डिस्टेंस आपस में 4 फीट होना चाहिए। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर आपके पास मल्टीपल अप्लाइंसेस हैं तो आप रख कर दोनों तरफ से यूज़ कर सकें। अगर आपने बहुत करीब करीब लगा दिए तो उनकी वायर की लेंथ की वजह से आपको रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इतनी स्पेसिंग रखते हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपने लोकल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ के कोड्स को भी फॉलो करते हैं, मगर हम इस सेशन के अंदर यूएसए स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगे और इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब जनरल लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है जिसके अंदर किचन, लिविंग रूम्स हैं, फैमिली रूम्स हैं, हॉलवेज हैं, इन सब के जो आउटलेट्स हैं इनकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो 12 फीट, यानी जो आपने वॉल आउटलेट्स लगाने हैं उनमें 12 फीट का आपने डिस्टेंस रखना है। उसकी वजह यह है कि जितने आपके अप्लाइंसेस हैं जैसे टीवी या कंप्यूटर है, लैंप है, तो इन अप्लाइंसेस को आप आउटलेट से 6 फीट के फासले पर रखते हैं, प्लेस करते हैं। तो इस वजह से दोनों के दरमियान, दोनों आउटलेट्स के दरमियान जब 12 फीट का फासला होगा तो वो आराम से एडजस्ट हो जाएगी। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोड रिक्वायरमेंट में ये आउटलेट है जो वॉल माउंटेड है और लिविंग एरिया में ये लगाया जाता है, तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आउटलेट स्पेसिंग इन बाथरूम, ऑन बाथरूम वॉल्स देयर मस्ट बी आर रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स इन्हीं को कहा जाता है जो कि होल्स वाले जो सॉकेट्स होते हैं। 3 फीट ऑफ द आउटसाइड एज ऑफ द सिंक बेसिन, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का इनका जो स्पेस है वो स्टैंडर्ड है, आपको 3 फीट रखना है कम से कम, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा का कोशिश यही की जाती है कि इसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। अगर एनईसी ने इसको चेंज किया तो आप चेंज करेंगे, इससे कम नहीं रखेंगे आप। और इससे कम क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि वो वेट एरिया है, पानी जो है वो उसके छींटे जा सकती हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। आउटलेट स्पेसिंग इन किचन, किचन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 48 इंचेस आप रखेंगे। और ओनली इंस्टॉल्ड ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर रिसेप्टिकल्स, यानी सिर्फ GFCI लगेंगे, ताकि जैसी कोई करंट शॉर्टेज हो, करंट लीकेज हो, वो फ़ौरन से स्विच ऑफ कर दे, शट डाउन कर दे, ठीक है। वरना इसमें मतलब आग लगने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ख़तरा है, ठीक है। अब GFCI रिसेप्टिकल उनके बारे में बताया, देखें ये इस तरह के लगे होते हैं। और इस पे जो द इलेक्ट्रिकल कोड रिक्वायर्स दैट आउटलेट receptacles have this receptacles over countertops in kitchens, receptacles powering dishwashers, receptacles in bathrooms, ठीक है। ये सब GFCI आपने लगाने होते हैं। काउंटर टॉप जो किचन हैं, काउंटर टॉप का मतलब है जो वॉश बेसिन जो है, वॉश बेसिन के अपवर्ड, ये काउंटर टॉप है, इसके साथ जो लगेंगे सब GFCI वाले लगेंगे। GFCI इसमें सॉकेट्स लगेंगे। इसी तरह बाथरूम में भी आपने लगाना है ताकि पानी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। एम्पियरेज ऑफ आउटलेट रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल ज़्यादातर 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर के लगाए जाते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो प्लग है, जो 20 एम्पेयर का प्लग है वो 15 एम्पेयर पे आप नहीं लगा सकते, इसलिए कि जो 20 एम्पेयर है वो हैवी ड्यूटी लोड के लिए ड्राइव किया जाता है। अब 15 एम्पेयर की जगह पर 20 एम्पेयर तो चल जाएगा, मगर 20 एम्पेयर की जगह पे अगर आपने 15 एम्पेयर लगा दिया तो वो नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए कि वो अगर पावर जो आउटेज है वो मतलब सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चीज़ जल सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है इलेक्ट्रिकल, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो यही चीज़ मैंने स्लाइड में आपको बताई है कि जो 15 एम्पेयर के जो प्लग है वो स्मॉल अप्लाइंसेस के लिए है, तो उसमें अगर आप ज़्यादा पावर, ये ख़तरा हो सकता है। जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 20 एम्पेयर receptacle is designed to accept the special plug on heavier use appliances. If such an appliance plugs into 15 एम्पेयर तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि हैवी करंट उसमें से ड्रॉ होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। टेम्पर रेजिस्टेंट रिसेप्टिकल्स,
यानी टी आर जब भी आप लिखा देखेंगे तो टेम्पर रेजिस्टेंस, जो रिसेप्टिकल स्विच सॉकेट्स होते हैं ये वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पे जैसे यंग चिल्ड्रंस हैं, वो कुछ उसमें पिंस या सेफ्टी पिंस कोई उसमें प्रेस करें तो उससे उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए। तो ये होते किस तरह के हैं, ये स्प्रिंग लोडेड इनका गेट होता है इन दोनों स्विच सॉकेट्स के अंदर। जब तक प्रॉपर प्लग इंसर्ट नहीं किया जाएगा वो उनका शटर ओपन नहीं होता, तो इसलिए ये आपने टेम्पर रेसिस्टेंट स्विच सॉकेट्स, रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं इन्हें, आउटलेट भी कहते हैं, ये आपने लगाने होते हैं अपने घर में जहाँ मतलब यंगर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी पहुंच में अगर आ रहा है वो सॉकेट, तो आपने सेफ्टी सॉकेट्स लगाने। और अगर आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता तो आप सॉकेट्स फिर इतनी हाइट पर लगाएं कि बच्चे का हाथ ना जाए। अब AFCI प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, सिंस जनवरी 2014 NEC ने has also required a different kind of protection for all 15 or 20 ampere receptacles in general living spaces. The requirement calls for AFCI arc fault circuit interrupter। एक तो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट करंट इंटरप्टर है, ये आर्क फॉल्ट है यानी दो वायर्स के दरमियान अगर आर्किंग होती है तो उसकी सेफ्टी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसील्ड वायरिंग अंदर, और ये इंसुलेशन अगर उसकी हट गई है ज़्यादा, उसको उसकी लाइफ पूरी हो गई है, ज़्यादा हैवी ड्यूटी करंट उसमें से ड्रॉ हो रहा है, तो जैसी स्टार्ट में आर्किंग स्टार्ट होगी तो ये फ़ौरन AFCI प्रोटेक्टेड जो सॉकेट्स हैं वो उसको शट डाउन कर देंगे, उनमें सेंसर लगा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए कि माइनर स्पार्किंग बिटवीन वायर्स और वायर कनेक्शन ऑकर्स। तो ये AFCI, ये भी एक नई टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। एक है GFCI, ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्टर। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ठीक है। उसको करंट में इन अ सेंस ये कह रहा हूँ कि अगर करंट लीकेज है तो वो करंट इंटरप्टर क्या कहते हैं, भी हम कह सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड नाम उसका GFCI C फॉर सर्किट है। तो AFCI जो है वो भी सर्किट है, C फॉर सर्किट है, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन रिकमेंडेशंस, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं आपके शुड बी डिज़ाइन फॉर कन्वीनियंस ऑफ यूज टू मीट मिनिमम कोड रिक्वायरमेंट्स। यानी कोड रिक्वायरमेंट है, अगर उसने कहा है कि यहाँ पर आपने 3 फीट का आपने डिस्टेंस रखना है तो आपने जो वॉश बेसन है उससे 3 फीट को ही फॉलो करना है, और या फिर उससे ऊपर लगाना है, कम से कम स्टैंडर्ड आपने फॉलो करना है। अब डुप्लेक्स जो आउटलेट्स हैं शुड बी नो मोर देन 6 फीट, जो कि मिलीमीटर में इतने बनते हैं, फ्रॉम एन ओपनिंग। यानी इससे ज़्यादा आप जो डिस्टेंस है डुप्लेक्स आउटलेट्स, यानी वो स्विच सॉकेट जिनके अंदर दो प्लग्स का होता है कनेक्शन, वो आपने 6 फीट से ज़्यादा दूर नहीं रखना है, ठीक है। इससे कम ही अंदर अंदर रखना है, तो मैक्सिमम 6 फीट आप दूर रखेंगे। इसलिए कि आप जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो अपने स्विच सॉकेट से 6 फीट के डिस्टेंस पर आप रखते हैं, ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। अब जो डुप्लेक्स आउटलेट्स हैं जिनमें दो स्विच सॉकेट्स होते हैं और उनका स्पेसिंग तो बता दिया 6 फीट, जो ईच वॉल ओवर 2 इंच उनकी, मतलब 2 फीट उनकी लेंथ होनी चाहिए, मस्ट हैव एन आउटलेट। यानी जो वॉल लेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 2 फीट से ज़्यादा उनका नहीं होना चाहिए, अगर सिंपल आप आउटलेट लगा रहे हैं सिंगल, यानी हाफ डुप्लेक्स आउटलेट जो है। अगर आप डुप्लेक्स लगा रहे हो तो उसके अंदर आप मल्टीपल अप्लाइंसेस दो एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। Consider furniture layout if possible so duplex outlets don't become inaccessible behind large pieces of furniture की, इसलिए कि जो ड्राइंग रूम एरिया है वहाँ पे फर्नीचर की जो मैपिंग है वो आपको जहन में रखनी है, और ऐसा ना हो कि किसी सोफे के पीछे आपने वो आउटलेट दे दिया है तो वो इनएक्सेसिबल है, आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक बैड डिज़ाइन होता है। और ये जो वॉल ओवर का मैंने आपको बताया है, जो फीट है, इसकी हाइट जो है वो वर्टिकल है, यानी वॉल अगर आपकी ये है
तो इसकी ग्राउंड से जो लेंथ है ना वो 2 फीट होगी, ठीक है। 2 फीट के फासले पर आपने लेंथ पर आपने एक वो लगाना है आउटलेट, और उनके आपस में जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 6 फीट रखी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, place our duplex outlet next or to or behind our desk or table where light is needed or near a possible reading area। यानी अगर आपने टेबल लगानी है जहाँ पर आपने स्टडी करना है या कोई काम करना है, एक्टिविटी करनी है, तो उसके करीब आपने लगानी है। कोशिश करें कि उसके ऊपर ही, बिल्कुल टॉप साइड पर ही वॉल के साथ लगा हो डुप्लेक्स आउटलेट, ताकि उसको यूज़ करना, मोबाइल चार्ज करना है या लैंप है उसको पावर अप करना है तो वो आसान हो। इसी तरह से किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री एंड आउटडोर सर्किट्स आपको वही GFCI और GFI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जो है उनको आपने लगाना होता है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस ये लाइन अप किया है इनको एक लाइन में। GFI ट्रिप्स आर सर्किट ब्रेकर व्हेन देयर इज एनी अनबैलेंस करंट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ब्रेकर कंडीशन इज 0.005 एम्पेयर फॉल्ट, यानी 5 मिली एम्पेयर का अगर करंट लीकेज हो रहा है अनवांटेड, तो वो ट्रिप कर जाए विद इन अ 0.025 मतलब अराउंड 0.25 बन रहा है। तो दिस प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फिक्सचर विद इन 6 फीट ऑफ वाटर, यानी जो अगर वॉशरूम में लगाया है और या किचन में लगाया है वॉश बेसिन के पास, तो इसका जो इतने एरिया के अंदर अगर कहीं नमी आती है पानी की वजह से, लीकेज होता है करंट, तो वो फ़ौरन से ट्रिप कर जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड है। फिक्चर्स एंड अप्लाइंसेस प्रोड्यूस आ पोटेंशियल हैजर्ड फॉर इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक्स के लिए। ऑल एक्सटीरियर आउटलेट्स मस्ट बी वाटर प्रूफ एंड GFCI, ठीक है। वाटर प्रूफ आप यूज़ करेंगे किचन में, वॉशरूम के अंदर, ठीक है, जहाँ इजीली एक्सेसिबल है किसी चिल्ड्रन के लिए, तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे इस तरह की सेफ्टीज़ आप लगाएं। ईच बाथरूम सिंक और मेकअप टेबल शुड हैव अ डुप्लेक्स आउटलेट, ठीक है। डुप्लेक्स का मतलब ये है कि 2 उसमें सॉकेट्स लगे हों। प्लेस स्विचेस इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स द ईजीएस्ट कंट्रोल ऑफ द लाइट्स, स्विचेस इस तरह से लगे हों, ऐसी पोजीशन में लगे हों कि वहाँ से आप आसानी से सीक्वेंस में, अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि जो सीक्वेंस में नंबर है उनकी जो अप्लाइंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो सीक्वेंस को ब्रेक कर देते हैं। पहला जो बटन है वो करीब वाली लाइट की जगह वो आखिरी दरमियान वाली लाइट को ऑपरेट कर रहा है, तो ये सारा जो है वो स्मार्ट कंट्रोलिंग आप यूज़ करें। प्लेस लाइट्स एंड आउटलेट्स इन गैरेजेस और शॉप्स इन रिलेशनशिप टू देयर यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ वेल्डर और अदर शॉप इक्विपमेंट रिक्वायर्स 220 वोल्ट आउटलेट्स, यानी अगर आप किसी कमर्शियल शॉप या किसी फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ की जो एम्पियर रेटिंग है उसको आप देखें, जहन में रखें, उसके हिसाब से आपने लगाना है, ठीक है। घरों में रेजिडेंशियल यूज़ के लिए 15 और 20 एम्पियर के ही सॉकेट्स लगते हैं। अब होम ऑटोमेशन, यानी आप लेस एफर्ट के साथ डिफरेंट, जैसे लाइट्स कंट्रोल्ड है या गैरेज है उसका शटर है, अप एंड डाउन आपने करना है, ऑटोमेटिक वे में करना है, सिक्योरिटी सिस्टम्स आपने लगाने, सब होम ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। फायर अलार्म सिस्टम, तो आपने स्मोक डिटेक्टर और इस तरह के डिफरेंट सेंसर जो सेफ्टीज़ के हैं, PIR सेंसर जो कि थर्मल एनर्जी को रीड करके और एक्टिविटी को आपको दिखाते हैं, CCTV कैमराज लगे होते हैं, ये सब चीज़ें होम ऑटोमेशन के अंदर आती हैं। अब जनरली जो टाइप्स हैं होम ऑटोमेशन की वो इसमें हम आगे देख लेते हैं। ये सारा वही ऑपरेशन बताया आपको, इसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आता है। The design and drafting of the home automation system can be done by the product supplier or by the architect or designer, ठीक है। Electrical symbols and specific notes are placed on the floor plan or on separate drawings and in specification used for construction purpose। अब ऑटोमेशन की जो टाइप्स हैं उनमें जैसे एक इंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं, ये भी ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं। इसमें आप सिंगल बटन प्रेस करते हैं तो उसमें लाइटनिंग, उसका वॉल्यूम, सारी चीज़ें
मतलब ऑटोमेटिकली डिम्स दी लाइट्स, ओपन्स दी कर्टन एंड बिगिंस दी मूवी। और इसी तरह से उसकी जो शटर्स हैं या कवर है स्क्रीन का, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मूव हो जाता है। कंप्यूटर दूसरा सिस्टम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफ हाउस फंक्शंस। आपने मतलब ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो आप जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको वेरी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है सिक्योरिटी, साउंड, यार्ड, वाटरिंग, कुकिंग एंड लाइटिंग। सिक्योरिटी सिस्टम्स के आप ये चाहते हैं कि जब आप घर में हो तो जो PIR सेंसर है या मोशन सेंसर है वो डिसेबल हो जाए, मगर बाकी सिक्योरिटी सिस्टम है आउटसाइड वो काम करता रहे, ठीक है। लाइट स्पॉटिंग है, जब आप चाहें वो ऑन करके आप फ़ौरन से लोकेट कर लें, या जिस तरफ एक्टिविटी हो रही है वो ऑटोमेटिकली वो लाइट्स को ऑन कर दे और उसको ऑब्जेक्ट को टारगेट कर लिया जाए और CCTV कैमरा पे दिखा दिया जाए। तो इस तरह से आप जो है वो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सिस्टम्स हैं, RF सिस्टम्स की मदद से वही आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब रूम में बैठकर, और चेक कर सकते हैं, वही सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस्तेमाल होगा। और रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, वेव्स दैट ट्रांसमिट ऑडियो, वीडियो और डेटा सिग्नल्स। A federal commissioning, a Federal Communication Commission (FCC) has defined RF ranges, यानी FCC ये रेंजेस डिफाइन करता है कि फॉर पब्लिक वायरलेस एप्लीकेशंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। होम RF सिस्टम अलाउज यू टू डिज़ाइन ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक लाइटिंग ऑप्शंस या एप्लीकेशंस। स्ट्रक्चर्ड वाइड सिस्टम जो है ये फास्ट कम्युनिकेशन है, जिनमें आप लैन वायर के थ्रू कनेक्शन करते हैं और अपने अप्लाइंसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और उनकी आप जैसे लैन एरिया नेटवर्क है उस पर आप ने कनेक्शन करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और अपनी जो डिफरेंट अप्लाइंसेस है उनको आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और इसी तरह से टेलीफोन भी इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्मोक डिटेक्टर्स, जैसे सेफ्टी के लिए कौन से सेंसर्स आप लगा सकते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स प्रोवाइड सेफ्टी, ठीक है, अगर कोई फायर फायर अलार्म सिस्टम है तो ये ऑन कर देगा, मगर इसका एक स्टैंडर्ड है। A smoke alarm that meets the requirement of UL217 अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज, ये एक स्टैंडर्ड है, अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, मस्ट बी इंस्टॉल्ड पर NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के स्टैंडर्ड से आप उसको इंस्टॉल करेंगे और वो फॉलो करेगा इन लेबोरेटरीज के स्टैंडर्ड को। इन ईच स्लीपिंग रूम एंड सेंट्रली लोकेटेड इन अ कॉरिडोर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेडरूम्स, ठीक है। तो इनकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो आपने ऐसी जगह पे लगाना होता है कि जहाँ से ये डिटेक्ट कर लें, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज हो गया फायर से और उसने नुकसान पहुँचा दिया, फिर ये अलार्म ऑन हो रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म्स रिक्वायर्ड इन न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन विद फ्यूल फायर्ड अप्लाइंसेज और अटैच्ड गैरेज। तो गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है तो वहाँ पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म्स जो है उनका स्टैंडर्ड है UL2034, मस्ट बी प्लेस आउटसाइड ऑफ ईच सेपरेट स्लीपिंग एरिया इन इमीडिएट विसिनिटी, उसके अराउंड ऑफ बेडरूम्स इन ड्वेलिंग यूनिट्स। तो उसको भी आपने किसी मतलब मिट्टी का तेल या कुकिंग ऑयल है उससे कोई आग लग गई है तो उसकी उसकी भी सेफ्टी के लिए काफ़ी जो है काम करता है। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या चीज़ है, डिज़ाइन एकोमोडेटिंग ऑल एजेस एंड पॉसिबल डिसेबिलिटीज़ शुड बी कंसीडर्ड, यानी डिसेबल जो पर्सनस हैं उनको भी आपने जहन में रख के, अगर कोई कस्टमर की डिमांड है कि वहाँ पे कोई डिसेबल पर्सन है व्हील चेयर पे, वो आसानी से एक्सेस कर सके स्विच लोकेशंस को, लाइट्स को, मुख्तलिफ ऑप्शंस को वो एक्सेस कर सके अपनी व्हील चेयर पर, तो उसका एक स्टैंडर्ड है। प्लेस लाइट स्विचेस यानी 2 से 6 इंच के दरमियान होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 फीट से लेके 6 इंच के दरमियान, ये एक रेंज बताइए, आप 6 इंच भी रख सकते हैं और 2 फीट भी रख सकते हैं। तो 2 फीट का मतलब है 24 इंच, तो 6 इंच से 24 इंच के दरमियान आप ये रखेंगे जो लाइट स्विचेज हैं उनका फासला आपस में, ताकि वो ऐसा ना होना कि उसको ऑपरेट करने के लिए बार बार दूर दूर जाना पड़ रहा है। अबव द फ्लोर फॉर इजी यूज बाय चिल्ड्रन एंड पीपल इन व्हील चेयर्स, यानी बॉटम से बात हो रही है कि बॉटम सरफेस से जो आपने 6 इंच से लेके और 24 इंच तक का फासला रखना है, और डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द डिसेबल पर्सन या हाइट ऑफ द डिसेबल पर्सन, के वो आसानी से उसको यूज़ कर सकें।
सिमिलरली मोर स्विचेस देन व्हाट इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल, क्योंकि आपको स्विचेस ज़्यादा लगाने होंगे, ज़्यादा आउटलेट्स लगाने होंगे, इसलिए कि आप नहीं चाहते कि जो डिसेबल पर्सन है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो पहुँचे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। Switch location switches should be used that be the type that operate by touch or can be sound or motion activated and on timer if necessary, कि बंदा सिर्फ वहाँ पे जाके खड़ा हो गया उसके करीब और वो खुद ही ऑपरेट हो जाए, मोशन मोशन डिटेक्ट कर ले, पीआईआर सेंसर लगा दें हम वहाँ पे। मास्टर स्विच दैट कंट्रोल्स ऑल लाइट्स इन अ होम, यानी एक मास्टर स्विच आपने लगा दिया तो डिसेबल पर्सन ने सिर्फ वो मास्टर स्विच ऑन करना है और वो सारी लाइट्स जो है वो ऑपरेट हो जाएंगी। लाइटिंग जो है प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर वॉल माउंटेड लाइट्स टू बी प्लेस्ड विद इन रीच एंड सीलिंग फीचर फिक्चर्स दैट पुल डाउन फॉर इजी एक्सेस फॉर फ्रॉम अ व्हील चेयर, यानी आपने लाइट फिक्चर जो लगाएं तो उनको ऑपरेट करने के लिए आप पुल डाउन, अगर वो हाथ से उसको यूज़ कर सकते हैं तो आप पुल डाउन कॉर्ड आप यूज़ करके और उनको इजीली एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट तरह से उनको शो किया जाता है। अब प्लग आउटलेट्स हैं जितने भी देखें स्टैंडर्ड डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे दो सॉकेट्स हैं, एक सॉकेट को डायरेक्टली हॉट वायर से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरे को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज लाइव होगा एक इसमें सॉकेट और इसमें आपने सिर्फ प्लग इंसर्ट करना है और अप्लायंस को यूज़ करना है, एक स्विच के थ्रू कंट्रोल होगा। सॉरी मैंने थोड़ा ये गलती कर दी, ये स्टैंडर्ड जो डुप्लेक्स है वो ये है और स्प्लिट डुप्लेक्स जो है वो ये है। स्टैंडर्ड डुप्लेक्स के अंदर दोनों सॉकेट्स जो है वो डायरेक्टली लाइव होते हैं, स्प्लिट डुप्लेक्स के अंदर एक जो सॉकेट है वो लाइव होता है और एक स्विच से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वेदर प्रूफ डुप्लेक्स जिसपे WP होता है, इनके सिंबल्स आप सॉफ्टवेयर में या कहीं आप लेआउट्स में देखेंगे तो वो इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं और मतलब इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। फिर GFCI का सिंबल ये है और वो इस तरह से रियल दिखने में होता है। फिर इसी तरह से आपने स्विच्ड डुप्लेक्स, स्विच डुप्लेक्स ये इस तरह से कि यानी इसमें स्विचेस भी लगे हुए हैं और डुप्लेक्स सॉकेट्स हैं। 220 वोल्ट के लिए ये सिंबल है और वो इस तरह से कनेक्शन होते हैं, एक तरफ ये टी बना होता है और आप इसको ये पावर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल के। ये CD का मतलब है कि क्लॉथ्स ड्रायर का सिंबल ये है और वॉशर का ये है सिंबल, डिश वॉशर का ये सिंबल है, रेफ्रिजरेटर का ये है। सॉरी ये इलेक्ट्रिक रेंज है, R लिखा है तो इसका मतलब है ओवन के लिए इस्तेमाल होता है ये, और रेफ्रिजरेटर का ये है R। R यहाँ लिखा है मगर यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बना हुआ है आपको और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए और सर्किल के साथ, तो ये रेफ्रिजरेटर का सिंबल बनेगा और अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो ये ओवन का सिंबल बनेगा, इलेक्ट्रिक रेंज कहते हैं। कुक टॉप का मतलब है कि जो आपने चूल्हा है जो ऊपर रखे आप सरफेस पे स्लेब पे रख के आप कुकिंग करते हैं, तो कुक टॉप का सिंबल ये है। फिर टॉगल स्विच अगर आपने यूज़ करना है तो टॉगल स्विच जो है वो इस तरह से ये सिंबल आप देख सकते हैं कि S और उसके साथ ये सिंपल टॉगल स्विच है। और इसी तरह से आप S का सिंबल अगर आप देखें, DM लिखा है तो वो डिमेबल स्विच है, 3 लिखा है तो वो 3 वे स्विच है। 3 वे स्विच का मैंने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है कि इसमें एक कॉमन पिन होगी, वो या तो इससे कनेक्ट होगी या इससे कनेक्ट होगी। 4 वे स्विच इस तरह से है कि इसमें दो टर्मिनल्स होंगे इनपुट के, दो टर्मिनल्स होंगे आउटपुट के, और एक साइड का जो इनपुट टर्मिनल है वो एक साइड के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे का दूसरे से हो जाएगा। डबल पोल स्विच का मतलब है कि आपके पास एक साथ ये ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आप क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इसमें जो मेन कॉन्टेक्टर है हम यूज़ करते हैं और उसको एक साथ हमने ऑपरेट करना है, तो वो डबल पोल ब्रेकर या सिंगल पोल ब्रेकर है, वो दोनों आपको मिल जाते हैं इस तरह से। अब अगर आप ये ब्रेकर को देखें तो ये और इसका फंक्शन सेम ही नज़र आ रहा है जो ऊपर 4 वे स्विच है। अब इसमें सिंगल एक स्विच दिया है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके इस तरह से कंस्ट्रक्शन वाइज ये सेम है, मतलब फंक्शन इनका सेम ही है। यहाँ पे डबल पोल इसलिए कहा है कि दोनों का जो स्ट्रिप है वो एक स्विच से कनेक्ट कर दी गई है, जबकि दोनों की स्ट्रिप का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो स्विच है वो उसकी सिंगल एक स्विच इस्तेमाल किया है और उसके इंटरनल जो कनेक्शन है वो स्ट्रिप के थ्रू कर दिया है दोनों तरफ, ताकि वो जब ऑपरेट करेगा
तो जो स्ट्रिप मूव होगी उन दोनों एंड पर आइसोलेटेड दो टर्मिनल्स इससे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो बस ये कनेक्शन का फर्क है, वरना 4 वे स्विच ये भी कहलाता है। और डबल पोल ब्रेकर की बात होगी तो वो इस तरह से होगा, स्विच की बात होगी वो स्विच इस तरह का आप यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, जो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, कहीं आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये रेसिस्ट पावर सेंटर है 100 एम्पेयर का, जो कि टेबल्स पर या मीटिंग ऑफिस टेबल्स पर दिया जाता है। आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और दोबारा से आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर सारे कनेक्शन होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, टेलीफोन का कनेक्शन भी होता है, और लैपटॉप चार्जर या कोई भी अप्लाइंसेस आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जंक्शन बॉक्स सिंपल उसका जो स्टैंडर्ड जो है इस तरह से भी किया है। थर्मोस्टेट को आप इस तरह से यूज़ करते हैं। स्मोक डिटेक्टर के लिए आप एचडी, फैन के लिए ये, फ्लोरेसेंट लाइट के लिए ये सिंबल है। 20 वोल्ट आउटलेट देखें सेम ही है। जो वाटर प्रूफ है रिसेप्टिकल, वो उसका सिंबल इस तरह से है। 4 वे स्विच के इस तरह से है। वॉल माउंटेड लाइटिंग है आउटलेट, वो इसका ये सिंबल है। मोटर का इस तरह से स्प्लिटेड वाइड आउटलेट ये है। GFCI का भी इसी तरह से सिंगल पोल स्विच है, वो इस तरह से। और बाकी आप जो है वो सिंबल्स आसानी से आप इस ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो इसमें से आप फ्यूचर यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है। ये इंटरमीडिएट स्विच है, इसका काम क्या होता है, यानी अगर आपने बल्ब फ्लोर पे आपने कनेक्ट किया है और डिफरेंट फ्लोर्स पर स्टेयर्स पर, और एक ही बल्ब को अप स्टेयर और डाउन स्टेयर के कॉर्नर पॉइंट से आपने उसको कंट्रोल करना है, तो दरमियान में ये इंटरमीडिएट स्विच लगता है, जिसका काम एक्सॉर और एक्सनॉर लॉजिक को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, वरना दो स्विच को आप पैरेलल में जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप ये लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते कि सेम बल्ब को आप दो स्विच से कैसे यूज़ करेंगे, तो दरमियान में इंटरमीडिएट स्विच लगता है। इसी तरह से सीलिंग माउंटेड ल्यूमिनर, तो जो लाइट है उसका सिंबल ये है, वो इस तरह से एलईडी आपने देखी होगी। ये स्क्वायर शेप में इनक्लोज केसिंग के अंदर आते हैं सीलिंग ल्यूमिनर। ये वॉल माउंटेड जो है फिक्सचर्स अगर आपने लगाने तो इस तरह से ये, तो डिफरेंट आपको सिंबल्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर ये कुछ स्विचेस हैं, उनके मैंने सिंबल्स और शो किए हैं, कि जैसे पुल कॉर्ड स्विच है, और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो ये इस तरह का है, और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंगल वे, टू वे, मल्टी स्विच, और फायर अलार्म साउंडर, और ये आप सेफ्टी के लिए कंप्लीट ये सिंबल्स को आप यूज़ करते हैं। तो ये आप जो है इनको आप देख सकते हैं। अब मैं आगे, जब भी आप लेआउट प्लानिंग बनाते हैं, अगर उसमें स्विचेस, जो स्विच बोर्ड्स आपने प्लेस करने के कहाँ पर किस तरह से लगाएंगे, तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। कि देखें, अगर ये 3 वे स्विच लगा है और ये 3 वे स्विच लगा है, और सेम जो लाइट है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट स्विच मे बी कनेक्टेड टू वन और मोर लाइट्स, यानी सिंगल स्विच जो है वो एक से ज़्यादा लाइट्स को भी ऐसे सीरीज में कंट्रोल कर सकता है, और दो 3 वे स्विचेस भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए। और इस तरह से भी आप 3 वे स्विच, टू स्विचेस कंट्रोल वन और मोर लाइट्स, तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये लाइटिंग आउटलेट्स हैं, ये डिफरेंट साइड्स पे 4 वे स्विचेस लगे हैं, और सेम लाइट को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये अलग बात है, दरमियान में इंटरमीडिएट स्विच लगेगा तो वो आपको इसमें शो करना होगा। ये सिर्फ कनेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया गया। इसी तरह से अगर डोर ओपन हो रहा है इस तरह से और यहाँ खुलेगा, तो आप कभी भी स्विच जो है वो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, सिंगल पोस्ट स्विच टू वॉल माउंटेड लाइट टिपिकली इंस्टॉलेशन एट एन एंट्री और पोर्ट, जब आप दरवाज़ा खोल के अंदर आएंगे तो स्विच यहीं वॉल के साथ लगा होना चाहिए, ताकि आप जब उसको ऑपरेट करें तो ये लाइट ऑन हो जाए। ये सिंगल पोल लाइट फिक्चर्स के साथ कनेक्शन है। इसी तरह से ये सिंगल पोल स्विच है टू स्प्लिट वायर्ड आउटलेट।
ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन इन अ रूम विदाउट अ सीलिंग लाइट अलाउ स्विचिंग अ टेबल लैम्प। ठीक है, तो आपने टेबल लैंप है और उसको ऑपरेट करना है। यूज इरेगुलर फ्रेंच कर्व, उसके थ्रू आप ये कनेक्शन दिखाएंगे टेबल के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वॉल रीड, हॉरिजॉन्टल वॉल है उस पर आपने ये स्विचेस जो है वो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जो स्विच बोर्ड यहाँ लगेगा और या इसकी जगह पे आप दूसरा मल्टी स्विच का सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे इलेक्ट्रिकल फ्लोर प्लान के अंदर। वर्टिकल के अंदर आप इस तरह से लगाएंगे ये फ्रेंच आर्क कर्व। ठीक है, अब कुछ आपको ये जब भी आप फ्लोर प्लान इलेक्ट्रिकल ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर स्लाइडिंग डोर लगाए तो स्विच आपने यहाँ नहीं लगाना, आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो रूम खोल कर इधर आके प्रेस करेगा वो ज़्यादा डिफिकल्टी है। यहाँ डोर खोलने के फौरी बाद उसके इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए स्विच बोर्ड। इसी तरह से यहाँ पे जो स्विचेस हैं और एक स्विच आपने यहाँ लगा दिया, ये गलत है, ये आप नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये डोर हो तो उसके पीछे छुप जाएगा। तो हमेशा आपने लगाना ऐसे कि या तो एक यहाँ पे लगे, एक स्विच बोर्ड के आपने खोल के रूम के अंदर आ रहे हैं तो उसको ओपन कर दिया तो लाइट आ गई। इसी तरह अगर आप खोल के रूम के अंदर इधर जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपको फ़ौरन से लाइट इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए क्योंकि डोर खुल के इधर जाएगा। अब एक स्विच से अगर आपने दो लाइट्स को कंट्रोल करना है तो आप इस तरह से करेंगे और इस तरह से आर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है। अगर थ्री वे स्विच आपने लगाया है और थ्री वे स्विच से दूसरे थ्री वे स्विच का आप आर्क कनेक्शन देके आप ये सप्लाई शो करना चाहते हैं कि इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है, तो इसका बेस्ट वे ये है, इस तरह से आप नहीं करेंगे कि दोनों स्विचेस एक ही लाइट से कनेक्ट हो गए। आप एक लूप जनरेट करेंगे कि अगर ये लूप ब्रेक हो गया तो इसको सप्लाई कहाँ से जाएगी। ठीक है, और दूसरा आपने एक सिंगल लूप ही ड्रॉ करना है, मल्टी लूप से आप जो है वो प्रोहिबिटेड है इलेक्ट्रिकल प्लान डिज़ाइनिंग के अंदर, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। ब्रेक होने की वजह से वो लाइट ब्रेक का मसला नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है कि एक लूप जब यहाँ से यूँ करके बन सकता है तो हमने एक यहाँ से भी बना दिया, फिर एक यहाँ से भी अलग ब्रांच शुरू कर दी, फिर एक और ब्रांच हम बना दें तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से डोर ओपन इस तरफ हो रहा है, ये मैं पहले बता दूंगा, तो स्विच का कनेक्शन यहाँ होगा और ये लाइट फिक्सचर से कनेक्टेड है। या बिहाइंड द डोर ओपन आफ्टर ओपनिंग, यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह डेस्क के यहाँ राइट साइड पर आप जो आउटलेट है, डुप्लेक्स आउटलेट है, वो आपने लगाना है। तो ये आप उसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो। इस ड्राइंग के अंदर आपको बताया गया है कि ये GFCI और प्रॉपर एक आउटलेट मैप है जिसमें आपको ये वॉशरूम, ये बाथ टब है और ये वेंट फैन टू आउटसाइड यानी हीटिंग लाइटनिंग और फैन का ये कॉम्बिनेशन है जो कि स्विच से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरलाइज वे में आप जो है ये आउटलेट्स जो है ड्रॉ करते हैं रूम का। जहाँ पे GFCI या AFCI सिंबल्स आपने अप्लाई करने तो वो उनके प्रॉपर सिंबल आप यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लाइट फिक्चर डिज़ाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये देखना होता है कि लाइट कौन सी टाइप की यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है। तो ये डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन आपको देखना होती है। लाइट के फिक्चर्स कितने के हैं, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका एरिया क्या है, फिर जो लाइट्स उनका पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अब डिफरेंट आपके पास मौजूद है तो हम इसको आगे देखते हैं। एक तो जनरल लाइटनिंग है जो कि बस स्पेस को फिल कर देती है और आपने कोई टारगेटेड लाइट नहीं चाहिए। इसी तरह से यूनिफॉर्म डाउन लाइटिंग, ये आपको इमेज में बताया गया है कि डाउन लाइटिंग किस तरह से है कि लाइटिंग पैटर्न जो है वो डाउन लाइटिंग और इस तरह से यानी यूनिफॉर्म लाइटिंग प्रोवाइड, ये भी यूनिफॉर्म लाइटनिंग है।
A layer of ambient light typically used to provide general lighting on horizontal surface पे आपको लाइटिंग चाहिए, तो ये एक पैटर्न है। जनरल लाइट सेट्स क्या हैं? द बेसिक एम्बियंट लाइट लेवल ऑफ अ स्पेस विच इम्पॉर्टेंट फॉर सर्कुलेशन एंड फंक्शनैलिटी, बस मूव करने के लिए कॉरिडोर्स में उनका कोई फोकस नहीं है, बस एक आपको रास्ता नज़र आना चाहिए। एक और लाइटिंग ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म डाउन लाइटिंग, कि इरेगुलर आपको डाउन लाइटिंग है। इसका काम क्या है? डाउन लाइटिंग प्रोवाइड्स द अपीयरेंस ऑफ पूल्स ऑफ लाइट्स एंड कैन गिव एन इंटरेस्टिंग विजुअल अपीयरेंस, सिर्फ देखने के लिए कि थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है इफेक्ट, या आपने डिस्प्ले सेंटर्स में आप लगाते हैं इस तरह के। टास्क लाइटिंग का मतलब ये है कि आपने कोई टास्क करना है, जैसे डेस्क पर या एफिशिएंटली कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए आप टास्क लाइटिंग यूज़ करते हैं। एक्सेंट लाइटिंग आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने जैसे एक साइन बोर्ड है और उसमें कुछ टेक्स्ट आपने शो करना है, तो आपने सिर्फ उस एरिया को, या स्कल्पचर है या कोई क्या कहते हैं आर्टिस्टिक कोई ड्राइंग है, उसको आपने हाईलाइट करना है कुछ पर्टिकुलर एरिया को, तो वहाँ पे आप एक्सेंट लाइटिंग यूज़ करते हैं। अब लाइट फिक्सचर शेड्यूल्स क्या चीज़ है? कि इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी टाइप्स और ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आप उस शेड्यूल का हिस्सा है, उसमें आपने ये लिखने होते हैं। तो उसमें लाइट फिक्सचर शेड्यूल टिपिकली प्रोवाइड फिक्सचर सिंबल, मैन्युफैक्चरर्स का नेम होगा उसमें, टाइप होगी कलर, बल्ब, वॉटेज एंड रिमार्क्स कॉलम। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे ये लाइटिंग फिक्सचर शेड्यूल बताया गया कि इस तरह से आप लिखते हैं कि मार्क डाल दिए इनमें लेटर की डिफाइन करने के लिए कि भाई इनकी क्वांटिटी, जहाँ पे ए लिखा होगा इसकी क्वांटिटी आपको पता होगी इस चार्ट के थ्रू कि भाई ये इतने लगेंगे। जहाँ पे बी लिखा होगा वहाँ 16, और मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लैंप्स जो है कितने वोल्ट और किस पावर वोटेज के हैं वो सब लिखा होगा। इंपॉर्टेंट नोट या आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि हेलोजन टाइप है या मीडियम उनका बेस होना चाहिए, लो वोल्टेज ट्रैक पोस्टेड होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग स्पेसिफिकेशन है उसके लिए आप डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन के वक्त ये क्वेश्चन आपने जहन में रखने हैं कि व्हाट इज़ द सर्विस कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड, फिर सर्विस एंट्रेंस टू बी लोकेटेड। ठीक है, एंट्रेंस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर मीटर बेस कहाँ पर लगेगी, इसी तरह से वेयर विल बी दी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बी लोकेटेड, मेन पैनल जो बोर्ड है वो कहाँ लगेगा, डेफिनेटली जहाँ पर आपका मीटर बेस होगा वहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल और बताना चाहता हूँ कि सर्विस कैपेसिटी जो है वो, इससे क्या मुराद है कि एवरेज जो घर है, अगर यूएसए में आप देखें तो 200 जो है एम्पेयर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे नॉर्मली जो है वो 2 किलो वाट लोडिंग पाकिस्तान के अंदर कंसिडर की जाती है, कराची में स्पेशली, कि एक घर है उसकी नॉर्मल लोडिंग जो है वो 2 किलो वाट होगी। अब 2 तो होती नहीं है, वो ज़्यादा ही होती है, 4 to 6 किलो वाट होती है, तो ये सारी सर्विस कैपेसिटी देखी जाती है। अब सर्विस इंट्रेंस भी लोकेटेड का मतलब ये है कि एक तो आपने मेन पैनल बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है, जो सर्विस स्टेशन है, क्या वो अंडरग्राउंड वायरिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करे या ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आपको उनसे दी जाएगी। पाकिस्तान में तो अंडरग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर यूरोप वगैरह में, वहाँ पे यूएसए अमेरिका में, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग जो है उसको प्रेफर किया जाता है और उसी लोकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है। अब मीटर बेस जो है वो मीटर सॉकेट के पास ही वहाँ पे उसको लगाया जाता है। नॉर्मली जितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे कराची के अंदर, उसमें मीटर जो है वो आउटसाइड दी वॉल, मेन गेट जो है उससे बाहर लगे होते हैं, ताकि जो मीटर रीडर है उसकी रीडिंग को नोट डाउन करे। और नॉर्मली हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वो घर के अंदर होता है, ताकि उससे आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकें, कभी जाना हो तो आप वहाँ से बंद कर दें और कोई स्ट्रेंजर जो है वो उसको ऑपरेट ना कर सके। तो ये लोकेशन आपने जो है वो पहले से प्लान करनी होती है। तो इस वाली स्लाइड को मैं जल्दी से समराइज़ करूँगा कि सर्विस कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड, जब भी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्पेसिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिकल प्लान बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप उस घर की टोटल लोडिंग जो है पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितने एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो 200 एम्पेयर रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मली जो है वो रखी जाती है, जो यूएसए स्टैंडर्ड है।
सर्विस एंट्रेंस टू बी लोकेटेड का मतलब है कि आपने जो मेन सप्लाई है वो जिस पावर स्टेशन से आ रही है, क्या वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या अंडरग्राउंड है? अगर अंडरग्राउंड है तो आप प्रेफर अंडरग्राउंड को करेंगे। मीटर बेस जो है वो घर के बाहर लगती है, जहाँ पे मीटर सॉकेट होता है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वो आप लाजमी जो है वो उसमें जो है इनसाइड दी हाउस लगाते हैं, गैरेज के अंदर लगाते हैं, ताकि वहाँ से आप इजीली कंट्रोल कर सकें मेन पावर को। अब इस स्लाइड में मैंने बताया स्टेप्स इन ड्राइंग दी इलेक्ट्रिकल प्लान। जो इलेक्ट्रिकल प्लान है वो स्टेप्स आप क्या फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपने करना है ड्रॉ ऑल लाइट फिक्सचर्स। ठीक है, आपने जो लाइटिंग फिक्सचर्स हैं या आउटलेट लाइट आउटलेट्स हैं वो आप लगा दें। प्लेस ऑल इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स यानी जितने सॉकेट्स हैं आप वो लगा दें। और ड्रॉ ऑल एडिशनल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो जो आपको लगाने हैं, जैसे स्विच के और अप्लाइंसेस के, सेफ्टीज़ के। लेटर ऑल स्विच लोकेशन एंड प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जितनी स्विच लोकेशंस हैं वहाँ पर आप कोई अल्फ़ाबेट लगाएं। लेटर जो है वो उसकी पहचान होती है, और कितनी क्वांटिटी लगेगी, जैसे वो लाइटिंग फिक्सचर शेड्यूल मैंने आपको बताया था, इसी तरह से इनका भी आपको बनाना होता है एक लेआउट अलग से अपने पास कि कितनी क्वांटिटी लगेगी। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो कोड्स आ गए जो आपने फॉलो करने हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और स्विच लेग्स फ्रॉम स्विचेस टू फिक्सचर्स यूजिंग अ डैश्ड आर्क लाइन। ठीक है। आपने जो अगर स्विच का कनेक्शन शो करना है तो आप उसमें डैश्ड आर्क लाइन जो है वो शो करते हैं, और उससे आप कनेक्शंस को आप ड्रॉ करते हैं कि ये स्विच लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक। लेटर ऑल नोट्स ड्राइंग टाइटल एंड स्केल, तो ये स्केल भी बताना ज़रूरी है कि ये जो ड्राइंग है ये किस स्केल पर बनी है, इनका जो मिलीमीटर है, इंच है, क्या है। एड जनरल इलेक्ट्रिकल नोट्स फिक्सचर शेड्यूल्स एंड सिंबल लीजेंड्स। सिंबल लीजेंड्स आप बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी नॉर्मल बंदा उसको देखे, अगर हाउस ओनर ही देखना चाहे तो उसको भी समझ में आए कि इस लीजेंड का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है, S2 का, S3 का।